अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब चैनल। आज फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्विच केस एंड डिफॉल्ट। सो प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरीकों से कंडीशंस को चेक किया जा सकता है। एक तरीका तो इफ एल्स वाला है जो कि हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा तरीका हम लोग आज सीखने के लिए जा रहे हैं, दैट इज स्विच केस। जिस तरीके से इफ एल्स के अंदर होता था कि हम डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते थे, और अगर कंडीशंस ट्रू होने की सूरत में क्या करना होता था वो भी लिखते थे, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में क्या करना होगा वो भी लिखा करते थे। सेम इज द केस विद दिस वन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रोग्राम की थीम ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक नंबर इनपुट लूं, और इनपुट लेने के बाद मैं इनपुट लूंगा एक इंटीजर के अंदर, और वो मुझे जो आउटपुट देगा वो देगा मुझे स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं वन इंटर करता हूं तो इंग्लिश में लिखा हुआ आना चाहिए ONE 1। इफ आई प्रेस 2, सो इट शुड बी रिटन इन इंग्लिश लाइक TWO। और मैं अपने लिए रेस्ट्रिक्शन ये लगा रहा हूँ कि जो नंबर्स इंटर किए जाएंगे वो 1 से लेके 5 तक होंगे। अगर 1 से लेके 5 तक के अलावा कोई और नंबर इंटर किया जाए तो लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड नंबर। ठीक है जी, आप सबको पता है कि ये काम इफ एल से बासानी हो सकता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस स्विच केस ओवर देयर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एक नंबर इनपुट लेना है तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया, उसका नाम रख लिया नम। अब मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ। इसका मतलब होगा कि भाई इंटर अ नंबर, और जो भी नंबर इनपुट दिया जाएगा दैट विल बी सेव्ड इन नम। अब मैं कंडीशन लगाना शुरू कर रहा हूं। याद रखिएगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना होता है उसको नम में लिखा जाता है। सो मुझे आई नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ नम, तो मैंने उसको स्विच में लिख दिया। और इसके सिंटैक्स आप देख सकते हैं कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है नम। अच्छा, अब जो चीजें हमने चेक करनी है कि इस कंडीशन पे ऐसा हो जाए, दैट शुड बी रिटन इन केस। तो अगर वन इनपुट दिया गया हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए ONE 1। अगर टू इंटर किया गया हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए TWO 2। और अगर थ्री इनपुट दिया गया है तो चेक कर लीजिए, इट शुड बी 3। और अगर फोर इनपुट किया गया है तो लिखा हुआ आना चाहिए, सॉरी, FOUR। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फाइव इनपुट दिया गया है तो लिखा हुआ आना चाहिए FIVE। ऑलराइट, so let's see how the program is executing. मैंने प्रोग्राम को रन किया है, शॉर्टकट की है इसकी F11। और अब मैं पहले इनपुट दूंगा कोई ऐसा नंबर जो कि वैलिड होगा। लेट सपोज मैं देता हूँ 5। सो यस, इट्स वर्किंग, द आउटपुट इज 5। सो एग्जीक्यूशन देख लीजिएगा किस तरीके से हुई है कि सबसे पहले लिखा हुआ आया इंटर अ नंबर। मैंने नंबर इनपुट दिया है, दैट इज 5। वो सेव जाके किस में हो गया, नम के अंदर। अब उसने चेक किया स्विच नम, यानी कि नम को चेक करो। नम को चेक करने में केस वन, क्या वन इनपुट दिया गया, द आंसर इज नो। नहीं है तो फिर टू पे जाके चेक करो, क्या टू दिया गया, द आंसर इज नो। थ्री दिया गया, द आंसर इज नो। फोर दिया गया, द आंसर इज नो। बट द इनपुट दैट हैज बीन गिवन बाय द यूजर इज 5। तो उसने अगर 5 के केस में क्या होना चाहिए था, 5 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, बट एक एक मसला देखिएगा इसके अंदर जरा। मैंने प्रोग्राम को दोबारा रन किया और दिस टाइम आई प्रेस्ड 4। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। जैसे मैंने 4 प्रेस किया तो उसने 4 भी लिखा है और 5 भी लिखा है। बट दिस शुड नॉट बी द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको खाली 4 लिख के देना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है, अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ तो आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी, कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 1, तो पता क्या करेगा, वो 1 के बाद 2 3 4 5 सबको लिख देगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जैसे ही उसको कंडीशन ट्रू मिलती है, यानी कि उसको 1 मिल गया, वो 1 के बाद तमाम की तमाम कंडीशंस को ट्रू कर देता है। तो अब ये तो हो गया मसला। अब इस मसले का हल क्या होगा, वी नीड टू पुट अ ब्रेक ओवर देयर। हमें हर स्टेटमेंट के आगे ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि भाई, इफ, मैं रन करके दिखाता हूं आपको। इफ द कंडीशन इज ट्रू, लेट सपोज मैंने इनपुट दिया है 2, तो वो क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, ब्रेक लगा के स्विच की स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। हियर वी हैव। ठीक है जी, इसी तरीके से अब अगर मैं इसको 4 इनपुट दूंगा तो वो 4 5 नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रिंट करेगा। वो 5 पे नहीं आएगा, क्योंकि
सी आउट 4 के बाद उसको जो स्टेटमेंट मिल रही है दैट इज ब्रेक। इसका मतलब ये कि ब्रेक लगा के आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाइए। ठीक है। अच्छा, मेरी एक कंडीशन ये भी थी कि भाई 1 से लेके 5 तक के नंबर्स इनपुट दूंगा, और अगर कोई इनवैलिड नंबर हो तो लिखा हुआ है इनवैलिड। लेट सपोज मैंने कहा 9, बट इसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, बेहतर बात तो ये कि गलत आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, और दूसरी मसला ये है कि उसने आउटपुट ही नहीं दिया, जबकि इसको देना चाहिए था कि इनवैलिड नंबर। अब याद कीजिए जरा कि हम लोग इफ एल्स में क्या करते थे, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो ये हो जाए, ना हो तो फिर एल्स इफ लगाया करते थे, फिर एल्स इफ लगाया करते थे, फिर एल्स इफ लगाया करते थे, फिर एल्स इफ लगाया करते थे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो हम लोग एल्स लगाया करते थे। जो काम इफ एल्स के अंदर एल्स करता है वही काम यहाँ पर डिफॉल्ट करता है। डिफॉल्ट मैंने कहा कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो लिखा हुआ आ जाए भाई इनवैलिड नंबर या फिर इनवैलिड इनपुट। अब मैं चलाकर दिखाता हूं आपको। यू विल सी कि मैं एक इनवैलिड नंबर दे रहा हूं, लेट्स सपोज 7, जो कि मैंने कहा था 1 से लेके 5 तक के तो वो प्रिंट करेगा, लेकिन वो ना 1 से नीचे वाला ना 5 से ऊपर वाला प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए उसने शो कर दिया मुझे इनवैलिड नंबर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब स्विच केस के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं। स्विच केस इंटीजर पे काम कर लेगा, स्विच केस करेक्टर के ऊपर काम कर लेगा, स्विच केस फ्लोट के ऊपर काम नहीं करता, डेसिमल वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करता। एक मसला ये वाला है। दूसरा मसला ये है कि वो रिलेशनल ऑपरेटर्स पे काम नहीं करता। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि नंबर 5 से बड़ा हो तो लिखा हुआ आ जाए ग्रेटर देन 5। नो, दिस इज नॉट द केस इन स्विच एंड केस। सो ये लिमिटेशंस है स्विच एंड केस की। अब हम एक एक बहुत अच्छी एग्जांपल करने के लिए जा रहे हैं स्विच एंड केस की। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। सवाल को एक मतलब पढ़ लीजिए। सवाल के मुताबिक सपोज दैट क्लास स्टैंडिंग इज अ चार वेरिएबल, जीपीए एंड ड्यूज आर डबल वेरिएबल्स। ऑलराइट, सवाल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लिख लेते हैं। एक हमने चार वेरिएबल बनाया और उस चार वेरिएबल का नाम क्या था, क्लास स्टैंडिंग। और दो डबल किस्म के या फ्लोट के आप वेरिएबल्स बना लीजिए, बोथ मेक द सेम सेंस। एक होगा जीपीए और दूसरा होगा ड्यूज। ठीक है जी। So suppose that class standing is a char variable, GP and dues are double variables. All right, perfect. Write a switch expression that assigns the dues as following. इसका मतलब ये कि we have to switch the class standing. If class standing is F, the dues are $150. ठीक है। अच्छा, ये F, S और J और N का मतलब यहाँ आखिर में बताया हुआ है। F का मतलब है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, S का मतलब है कि वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, J का मतलब ये कि वो जूनियर्स हैं, और N का मतलब ये कि वो सीनियर्स हैं। उमूमी तौर पे बाहर ममालिक के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो F का मतलब होता है फ्रेशमैन, और J का मतलब जूनियर होता है, S का मतलब सोफोमर होता है, J का मतलब जूनियर होता है, और आमतौर पे एस का मतलब जो है वो सीनियर्स होता है, जिसको यहाँ पे लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है हम भी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे। सो द पॉइंट इज कि हमें स्विच किसको करना है, क्लास स्टैंडिंग को। आ जाए स्विच करते हैं क्लास स्टैंडिंग। ऑलराइट, अब उसके बाद मुझे केसेस लगाने पड़ेंगे, यानी कि इफ क्लास स्टैंडिंग इज एफ, यानी कि अगर केस एफ हो, चूंकि ये करेक्टर वेरिएबल था इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट्स में रखा है। अगर केस एफ होगा तो व्हाट आई नीड टू डू, द ड्यूज आर $150। तो मैंने क्या किया, ड्यूज की वैल्यू को 150 से असाइन कर दिया, एंड आई नीड टू पुट ब्रेक ओवर देयर। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो गलत एग्जीक्यूशन करता रहेगा, यानी कि वो आगे तक चलता चला जाएगा। ऑलराइट, इफ क्लास स्टैंडिंग इज एस, तो इसका मतलब ये है कि अगर केस यानी कि क्लास स्टैंडिंग की वैल्यू एस हो, सो व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे देखें नेस्टेड कंडीशन चेक करनी पड़ रही है। इफ जीपीए इज एटलीस्ट 3.75, तो इसका मतलब ये है कि मुझे चेक करना पड़ेगा इफ जीपीए इज एटलीस्ट, सो इसका मतलब ये कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, इज 3.75, द ड्यूज आर $75, अदरवाइज $120। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्यूज इज इक्वल्स टू, इट वाज समथिंग लाइक $75, else dues will be I guess $120. yes, it's 120। लेकिन दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अगर क्लास स्टैंडिंग ऐसे
तो और चेक करना है फिर कि जीपीए की वैल्यू 3.75 से ज्यादा है, एटलीस्ट का मतलब 3.55 से ज्यादा और डेफिनेटली इंक्लूडिंग भी होगा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया है। और जीपीए अगर केस एस हो और जीपीए की वैल्यू 3.75 से ज्यादा हो तो ड्यूज कितने कर दिए जाएं, $75, अदरवाइज ड्यूज विल बी $120। परफेक्ट। अच्छा जी, और इसके बाद मुझे एक और केस लिखना पड़ेगा और दैट वुड बी एस के बाद क्या था, जे। जे की बात कर लेते हैं और केस जे के अंदर फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है। केस जे था। अब मुझे चेक करनी है क्या जीपीए 3.75 से अगर ज्यादा होनी चाहिए तो फिर ड्यूज कितने होंगे, $50, अदरवाइज $100। ऑल राइट, इस कंडीशन को लिख लेते हैं कि अगर जीपीए ज्यादा है 3.75 से, so the value of dues will be 50, otherwise 100। All right, perfect. So case J is done as well। ठीक है जी, the last but not the least is N। अब मुझे केस किसका करना है, N का। और अगर मेरी जीपीए 3.75 से ज्यादा है, so the dues will be $25, otherwise $75। All right, the next case is N, that is for seniors। और इसमें I need to check it out कि if GPA is greater than 3.75, so the dues will be, I guess, $25, else dues will be $75। Let me see once again, $25 and $75। Yes, perfect। सो उसके बाद मुझे उनके ड्यूज पता करने हैं और मुझे डेफिनेट सी बात है कि तमाम चीजें इनपुट भी देनी पड़ेंगी, उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मुझे इनपुट चाहिए होंगी क्लास स्टैंडिंग, जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो क्लास स्टैंडिंग, ऑलराइट। इसके अलावा मुझे एक और इनपुट चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड जीपीए। परफेक्ट। अब जो आखिरी काम मेरे पास रह गया वो ये है कि मैंने अब जो ड्यूज आ रहे हैं इनको प्रिंट करवाना है। देख लीजिएगा, स्विच की स्टेटमेंट जहां पर खत्म हो रही हो इसके बाहर आके आपने ड्यूज को प्रिंट करवा देना है। ऑल राइट, अच्छा अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट्स आते हैं। मेरा जो पहला इनपुट होगा वो होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए क्लास स्टैंडिंग मैंने दे दी है एफ और सीजी पे मैंने लेट्स सपोज दे दी है 3.9। सो इट्स शोइंग मी 120। लेट्स सी कि ये सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉरी, इट्स 150 ना। सो मैंने क्लास स्टैंडिंग दी है एफ, तो इसके जो ड्यूज हैं वो कितने होने चाहिए, 150। यस, इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जीपीए मैटर ही नहीं कर रही थी। ठीक है जी, तो ये तो मेरा काम सही हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरा इनपुट देने जा रहा हूँ। मैं दूंगा इनपुट एस और जीपीए मैं लेट सपोज कर दूंगा 4। ठीक है, और आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आउटपुट एज 75। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इनपुट देने जा रहा हूँ, क्लास स्टैंडिंग मेरी एस है और जीपीए लेट सपोज है 4। oops, it's showing me 25। सो व्हाट्स द रीजन। ये 25 को चेक करते हैं कि ये आ कहां से रहा है। ये 25 बिल्कुल लास्ट में से आ रहा है यहाँ से। सो आई गेस के यू वुड हैव क्रैक द कोड। मसला क्या आ रहा है इसके अंदर, ये वाली चीज मिसिंग है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नीचे का सारा कोड कंपाइल करता चला जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कि वी नीड टू पुट ब्रेक ओवर देयर, वी नीड टू पुट
break over this one as well, and here as well. Let's see कि अब क्या होता है. Again, I'm going to give the output as give the input as S and 4, and the class standing is S and CGP is 4. Wow, it's working now. If the class standing is S as and the GPA is greater than 3.75, so the output will be 75. Yes, perfect. अच्छा, अब इसकी कंडीशन फॉल्स करके यानी कि मैं यहाँ पे CGP देता हूँ 3. So let's see is it working or not. Class standing is S and CGP is, let's suppose, 3. Yes, it's working. The dues should be 120. Perfect. अच्छा, now let's talk about the J. मैं इनपुट दूंगा क्लास स्टैंडिंग में J, that is called junior, और इनपुट दे रहा हूं मैं, let's suppose 3.8. So the output should be 50. Yes, it's working. Perfect. अच्छा, अब मैं इसकी if की कंडीशन को false करता हूं. So input is J and CGPA is 3, so it should give me 100. Yes, it's working. Perfect. Now let's talk about this one. और अब की बार मैं इनपुट दूंगा n, और CGPA is, let's suppose, 3.9, so the use should be 25. Perfect. अब मैं इसकी if की कंडीशन को false करता हूं. Now this time the class standing will be n, but CGPA is less than 3.75, so the answer should be 75. And yes, here we are. So this is how we can code this particular program with the help of switch and case. I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से if else को switch case से replace कर सकते हैं. If you have any questions, so you are most welcome to comment on the post. So I will back to you. Thank you very much. See you in the next video.